हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही इंटीग्रेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स लगाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं लगाए अभी तक, उनको इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर्स इन सीक्वेंस लगाने चाहिए, तो उनको इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स लगाइए, देन यू कम टू मी फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से। सबसे पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है, अपने बोलेंगे इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, वर्ड मीनिंग की बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जैसे समेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन का मीनिंग भी जोड़ना ही होता है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे दैट इज इफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स से डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर जी एक्स है तो अपने क्या बोलेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब यही हुआ, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा पक्का। ठीक है, हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी बाई डी एक्स यूज़ करते हैं, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। और इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ये एस जैसा सिंबल, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या होती है उनकी नेमिंग कर लेते हैं। इस सिंबल का नाम है साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन करना है अगर ये लिखा हो तो। इसके आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है dx के अलावा बाकी जो चीज़ लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। ठीक है, या फिर इसी को इंटीग्रैंड भी बोल देते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटीग्रैंड। ठीक है, ये dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट x is the variable for integration। ठीक है, इस तरीके से। और dx का वैसे नाम क्या होता है, dx का नाम होता है डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x। डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x, डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पार्ट, दैट इज कॉल्ड dx। और dx को मूव करा करा के अलग अलग जगह पे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो dx की पोजीशन चेंज करते रहते हैं लगातार। तो वहाँ पे dx की पोजीशन चेंज करते हुए उन छोटे छोटे टुकड़ों gx को जोड़ते चले जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों dx को जोड़ते चले जाते हैं, तो अपने को इंटीग्रेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, समेशन ही हो रहा है, जुड़ ही रहा है। ठीक है, ये जो फंक्शन आया एफ एक्स, इसको आप इंटीग्रल भी बोल सकते हो, इंटीग्रल। ठीक है, ऑफ जी एक्स। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c। ये कांस्टेंट का क्या मतलब है, ये क्यों आया? ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे करके शॉर्टकट में लिख देते हैं। अच्छा, ये आता क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मान लिया मेरे को एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा आंसर होगा 2x। अब यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो मेरा आंसर होगा 2x प्लस 0, क्योंकि ये जो 1 था, इस 1 का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर मैं ये लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगेन 2x, है ना, क्योंकि 5 का तो अगेन 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1081, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 2x ही आएगा। तो अपने को क्या समझ में आया कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट आप जोड़ते चले जाओ, उन सब का डिफरेंशिएशन सेम ही आने वाला है। तो अब कोई मेरे को बोले कि इस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, अगर कोई ऐसा बोले तो मैं उसको आंसर क्या दूँ? उसको आंसर मेरा एक्स स्क्वायर देना चाहिए मुझे, या फिर मेरा आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर मेरा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए, या फिर मेरा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1081। इनमें से कौन सा आंसर दूँ? मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मुझे पता है कि अगर इन सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सेम ही आ रहा है, तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो फिर बहुत सारे फंक्शंस आएंगे। उनमें से कौन से फंक्शन को मैं बोलूं कि ये फंक्शन 2x का इंटीग्रेशन है? तो ये तो हर फंक्शन के लिए पॉसिबल है। अगर जैसे मुझे कोई बोले कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मेरा आंसर है cos x। तो कोई बोले sin x प्लस 1 का कितना होगा, तो भी cos x। sin x में कोई भी कांस्टेंट जोड़ दो तो उन सब का डिफरेंशिएशन cos x ही आने वाला है। तो फिर कोई अगर मेरे से ये पूछे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मेरा आंसर sin x होना चाहिए, या फिर sin x प्लस 1 होना चाहिए, या फिर sin x प्लस 2 होना चाहिए, या sin x प्लस 31 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो वो मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि gx जो है वो fx प्लस किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा। तो मैंने बोला कि ये कांस्टेंट क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पक्का पता है कि fx तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो fx प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इस कांस्टेंट का वैल्यू हम किसी अलग प्रॉपर्टी से पता करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी ये जो फंक्शंस आए c की यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग इन्फाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। fx प्लस c का मतलब हुआ कि fx तो सेम ही रहेगा, बट c की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो जो फंक्शन आएगा वो भी gx का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जनरल इंटीग्रेशन c लगा देते हैं, ठीक है? c का मतलब है कि c की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, वो हमें नहीं पता। मतलब जितनी भी c की वैल्यूज आएंगी उन सब के लिए जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे आंसर इस gx का इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये पूरा fx प्लस c में c का वैल्यू कुछ भी डाल दो, वो हमेशा इस gx का इंटीग्रेशन होगा ही होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि gx का इंटीग्रल जो आएगा वो कोई एक फंक्शन नहीं आएगा, ये तो c की अलग अलग वैल्यू के लिए fx प्लस 1, fx प्लस 2, fx प्लस 3, fx प्लस 5, fx प्लस 100, fx प्लस 300, ऐसे करके कितने भी बना लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे, है ना? तो यहां से हमें क्या पता चला कि यहां से हमें एक बात पता चली कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन of any function is always a family of functions, ठीक है, for different values of c, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला कि gx का इंटीग्रेशन मेरे पास आया fx प्लस c, ठीक है? तो ये c की अलग अलग वैल्यूज के लिए fx प्लस 1, fx प्लस 2, fx प्लस 3, ये सारे जो इतने सारे अलग अलग फंक्शंस आए, ये सारे फंक्शंस एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, ठीक है? या फिर फैमिली ऑफ कर्व्स बोल लो, फैमिली ऑफ फंक्शंस बोल लो,
ठीक है, तो फैमिली ऑफ फंक्शंस बोल देता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट वन फंक्शन। तो इंटीग्रल हमेशा, इनडेफिनेट इंटीग्रल हमेशा बहुत सारे कर्व्स आएंगे, वो सी की अलग अलग वैल्यूज डालने पे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एफ एक्स आया, इसके और भी कई नाम होते हैं। ये जो एफ एक्स आया, इस एफ एक्स को हम इंटीग्रल तो बोलते ही बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, और इसका तीसरा नाम होता है प्रिमिटिव, PRIMITIVE, प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये एफ एक्स, ये जो है ये जी एक्स के लिए प्रिमिटिव का काम करेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने क्या बोला कि अगर किसी फंक्शन का डी बाई डी एक्स जी एक्स आ रहा है, तो फिर उस जी एक्स का इंटीग्रेशन पक्का एफ एक्स प्लस सी आएगा। तो ये सी हमें हमेशा लगाना है, ठीक है। अगर सी नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी बात हमें गलत माना जाता है, ठीक है, बहुत सारी बात। वाई? बिकॉज क्योंकि एफ एक्स प्लस सी में सी का कुछ भी वैल्यू डालो, उन सब का, उन सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो है जी एक्स आएगा। तो जी एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो एक आंसर नहीं आएगा, उसके मल्टीपल आंसर्स होंगे सी की अलग अलग वैल्यूज के लिए। दैट दोज ग्रुप ऑफ फंक्शंस डिफरिंग फ्रॉम अ कांस्टेंट आर नोन एज फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। तो ये सारे के सारे पैरेलल फंक्शंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, जस्ट बिकॉज वो सिर्फ एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट से डिफर कर रहा है, ठीक है। अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल कर्व बनेंगे। किस तरीके से? मैंने बोला कि यदि मैं बोलूं कि ये ग्राफ मान लिया एफ एक्स का है, ठीक है, यदि ये वाला ग्राफ एफ एक्स का है और कोई बोले एफ एक्स प्लस वन का ग्राफ क्या होगा, तो वो इसके जस्ट 1 यूनिट ऊपर, ठीक है, इससे कितना ऊपर, 1 यूनिट ऊपर एफ एक्स प्लस वन हो जाएगा। सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट से एक एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट एक एक यूनिट से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसका बना? ये बना एफ एक्स प्लस वन का ग्राफ। कोई बोले एफ एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसा होगा, तो वो थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज एफ एक्स प्लस टू। कोई बोले एफ एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसे होगा, तो उसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो 2 यूनिट यदि मैं नीचे शिफ्ट करूं हर एक पॉइंट को, तो ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया एफ एक्स माइनस टू का ग्राफ। तो ये सारे के सारे पैरेलल ग्राफ्स बनेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, क्योंकि ये सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं। एक कांस्टेंट जोड़ने से ग्राफ ऊपर जाएगा, घटाने से नीचे जाएगा, ठीक है, अपने ही पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऐसी मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात की, बट आपको क्लियरिटी के लिए वाली बात बताई जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस बात का एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जैसे अगर किसी ने बोला मेरे को कि if dy dx of sin x is equal to cos x, then integration of cos x with respect to x will be equal to sin x plus c, ठीक है। For example, if dy dx of ln x is equal to 1 by x, then integration of 1 by x with respect to x will be equal to ln x plus c। तो ये क्या हो गया, ये ln x plus c ये प्रिमिटिव है, किसके लिए प्रिमिटिव है, दिस इज प्रिमिटिव फॉर 1 by x। sin x plus c ये एक प्रिमिटिव है, किसके लिए प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव या फिर इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव, किसके लिए, cos x के लिए, ठीक है, और ये 1 by x के लिए, इस तरीके से। तो अब हमने डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूला बनाए थे उन सारे फॉर्मूला को रिवर्स करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जनरेट कर लिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक बार के लिए, इफ dy dx ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस वन, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ n x रेज टू पावर n माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस अ कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन के, जो हमने किस तरीके से बनाए हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को रिवर्स कर करके क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना n का वैल्यू कैन नॉट बी माइनस वन। ठीक है, n का वैल्यू माइनस वन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n का वैल्यू माइनस वन होने का मतलब है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ ln x होता है प्लस सी। तो n की वैल्यू माइनस वन के अलावा और कुछ भी हो ये वैलिड है। ठीक है, n कैन बी एनी रियल नंबर, n उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट n कैन नॉट बी माइनस वन। माइनस वन के अलावा बाकी सब के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, जब माइनस वन होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे कैसे की एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया किसी ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, तो मेरा आंसर होगा एक्स की पावर थ्री प्लस वन यानी फोर अपॉन थ्री प्लस वन यानी फोर प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल किसी ने बोला एक्स की पावर थ्री बाई टू डॉट डी एक्स, तो मेरा आंसर होगा एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, और थ्री बाई टू प्लस वन कितना होता है फाइव बाई टू प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आएगा एक्स की पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू, तो फाइव बाई टू ऊपर चला गया प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, किसी ने बोला एक्स की पावर माइनस थ्री बाई फाइव डॉट डी एक्स, ये करना है, तो अगेन एक्स की पावर माइनस थ्री बाई फाइव प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई फाइव प्लस वन प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कितना बचेगा टू बाई फाइव, और ये भी कितना बचेगा टू बाई फाइव, तो आंसर आ जाएगा फाइव एक्स रेज टू दी पावर टू बाई फाइव अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जगह भी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो आप पहले फॉर्मूला नोट कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन विल बी ई रेज पावर एक्स प्लस सी। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dot dx will be equal to sin x plus c. Integration of secant square x dot dx will be equal to tan x plus c. Number 7, integration of cos x square x dot dx is equal to minus cot x प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को डिफरेंशिएशन के याद होंगे, उसका रिवर्स है। डिफरेंशिएशन में याद रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन में माइनस आएगा, माइनस कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन में प्लस आता है, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। सिमिलरली कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो फिर वो प्लस साइन एक्स आएगा, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। माइनस कॉट एक्स यानी कॉट एक्स का अगर याद हो आपको, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता था, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला याद रखना है तो अपने को। उसके अलावा कितने हो गए 7। एट्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए, हालांकि ये वाले इनवर्स वाले मैंने
आपको डिफरेंशिएशन में नहीं सिखाए थे क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन में। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कोई बोले तो आंसर होगा 1/1 + x²। कोई बोले sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आंसर होगा 1/√1 - x²। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो sin इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखने। अच्छा, और भी होते हैं बट मैं उतने ही बता रहा हूँ जितने अपने को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, सारे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस यही फॉर्मूला मेनली यूज़ होते हैं और इसके बाद थ्योरम्स आ जाती हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कोई फॉर्मूला छूटा तो नहीं है। sin x cos x secant स्क्वायर x cos x स्क्वायर x। ठीक है, हाँ एक दो और होते हैं वो भी लिख लेते हैं। 10th इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होता है माइनस log cos x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x डॉट डी एक्स कितना होता है log sin x प्लस c। ठीक, ये होते हैं। तो बस इतने फॉर्मूला इनफ है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में हालांकि बहुत सारे होते हैं बट अपने को उतने ही याद रखने हैं जितने हमारे काम आएंगे। ठीक है, फिजिक्स में इससे ज़्यादा फॉर्मूला काम नहीं आएंगे आपके। और ये लास्ट के दो हैं, ये भी बहुत रेयरली काम आते हैं, ऊपर वाले दो काम आ जाएंगे। ठीक है, और पीछे के 7 काम आ जाएंगे। तो आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले अपने देख लेते हैं थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर कुछ थ्योरम जैसे अपने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी, बिल्कुल सिमिलर तरीके से इंटीग्रेशन में भी कुछ थ्योरम्स है। तो सबसे पहले अपने थ्योरम नंबर 1 देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx इज इक्वल टू gx प्लस c। ठीक है, मान लिया fx का इंटीग्रेशन gx प्लस c है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t डॉट dt विल बी इक्वल टू g ऑफ t प्लस c। मतलब वेरिएबल इंटीग्रेशन का अगर मैं नाम चेंज कर दूँ, मतलब x की जगह मैंने हर जगह t डाल दिया तो इधर भी t आ जाएगा। ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो से कि f ऑफ u डॉट du लिखा हो तो उसको मैं gu प्लस c लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल मतलब कोई भी लो, x जरूरी नहीं है x ही नाम रखना, y नाम रख लो, z नाम रख लो। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं बोलूँ f ऑफ y डॉट dy लिखा हो तो g ऑफ y प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और यदि कोई बोले f ऑफ, यहाँ पे कुछ भी लिख लो अंदर, है ना, जो भी आपका मन करे वो, डॉट डी ऑफ, इसके अंदर भी सेम चीज़ है ना। यहाँ पे किसी ने कुछ भी लिखना हो, जैसे मान लिया यहाँ पे नीट लिख दिया, डी ऑफ नीट। ठीक है, कुछ भी किसी भी वेरिएबल का नाम, एक नीट को हमने एक वेरिएबल बोल दिया, एफ ऑफ नीट डॉट डी ऑफ नीट विल बी इक्वल टू जी ऑफ नीट प्लस सी, ऐसे, है ना। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो से कि अगर एफ के अंदर कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर डाल दिया और यहाँ डी के अंदर भी एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो उसका आंसर भी क्या होगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। और सुनो, यदि मैंने एफ के अंदर कोई फंक्शन एच एक्स डाल दिया, डी के अंदर भी कोई फंक्शन एच एक्स डाल दिया, तो आंसर आएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस सी। समझ रहे हो, अगर एफ एक्स के अंदर जो फंक्शन है और डी के अंदर जो फंक्शन है वो दोनों सेम है और हमें ये चीज़ नोन है, ये चीज़ गिवन है, पहले से गिवन है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होता है। अगर ये वाली बात हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स होता है, तो एफ टी का विद रिस्पेक्ट टू टी जी टी होगा, एफ यू का विद रिस्पेक्ट टू यू जी यू होगा, एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई जी वाई होगा, एफ नीट का विद रिस्पेक्ट टू नीट जी नीट होगा, एफ एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो अगर f के अंदर जो वेरिएबल डाला है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रल जो है वो चेंज नहीं होगा, बस इंटीग्रल का वेरिएबल जो हमने यूज किया एज इट इज वेरिएबल चेंज हो जाएगा। मतलब gx चेंज नहीं हुआ, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। कहने का क्या मतलब है, कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 1, अगर किसी ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी होता है, ये तो हमें पता है, फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो किसी ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ cos t डॉट डी टी कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा साइन टी प्लस सी, और ये सी का रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एक कांस्टेंट है जिसकी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें अलग अलग साइन टी प्लस कांस्टेंट फंक्शन मिलते जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ फंक्शंस। फिर हमने बोला अगर मैं cos एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो मेरा आंसर आएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर कोई बोले मैं cos ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू ई रेश पावर एक्स, तो मेरा आंसर होगा साइन ऑफ ई रेश पावर एक्स प्लस सी। अगर मैं बोल रहा हूं मैं cos एक्स का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, cos 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आंसर आएगा साइन ऑफ 3x प्लस 1 प्लस सी। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे कुछ भी डाल लो, ठीक है। मैं अब एक जनरल सी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये लिखा हो f ऑफ एक बॉक्स d ऑफ एक बॉक्स, तो इस बॉक्स में अगर सेम चीज़ है, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो g ऑफ वही सेम बॉक्स आएगा प्लस सी। मतलब इस बॉक्स में और इस बॉक्स में यदि सेम चीज़ लिखी हुई है तो g के अंदर भी वही वाला बॉक्स के अंदर वाला चीज़ डाल देंगे एज इट इज़, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ, अपने को पता है 1/x डॉट डी एक्स कितना होता है ln x प्लस सी होता है, ठीक है, ये अपने को पहले से पता है। तो अगर कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डॉट डी टी कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा ln t प्लस सी। अगर कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्यूब डॉट डी ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा ln x क्यूब प्लस सी। कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x डॉट डी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा ln sin x प्लस सी। इस तरीके से आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स डॉट डी एक्स बराबर ई रेज पावर एक्स प्लस सी, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर टी डॉट डी टी, तो होगा ई रेज पावर टी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स क्यूब प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब प्लस 1 विल बी इक्वल टू ई रेज पावर एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट। आप समझ गए, इस डब्बे में और इस डब्बे में सेम चीज़ आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो फिर जो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है उसी तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस यहाँ पे हमने x का काम एक्स क्यूब प्लस 1 से करा लिया, ठीक है। एक मिनट के लिए इसको y बोल लो थोड़ी देर के लिए, तो ई रेज पर y डॉट डी वाई लिखा हुआ है, तो आपका आंसर भी ई रेज पर y ही आ जाएगा। यस, आप समझ गए हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और नोट करना एक बात, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ई रेज पावर एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ई रेज पावर एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये यहाँ पे तो एक्स क्यूब प्लस 1 है और यहाँ पे एक्स ही है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम वेरिएबल होना चाहिए तभी ऐसा आएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात ये गलत हो गया। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया ई रेज पावर एक्स डॉट डी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, यदि ये लिखा हुआ है और इसको आपने ई रेज पावर एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। या फिर आपने ई रेज पावर एक्स प्लस सी लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा।
फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा पता नहीं, अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे तो बाद में बताया जाएगा। अभी तो आपको नहीं पता कैसे होगा, अभी तक हमने सीखा नहीं है वो, ठीक है। तो अभी तक आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो पक्का नहीं होगा, पर कैसे होगा उसकी बात बाद में करेंगे, आगे चल के करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि रूल नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एग्जाम्पल काफ़ी हो गए, फिर अपने थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 2 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये पूरा दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस है, डॉट डी एक्स यदि लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक बार के लिए मैं खाली प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों फंक्शंस के सम का डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डॉट डी एक्स। मतलब इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि डी एक्स को दोनों को, इंटीग्रेशन को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्लस के लिए भी वैलिड है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स, तो उसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मुझे याद है, माइनस कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैं C1 बोल देता हूँ एक बार के लिए क्योंकि पहले वाले से आया, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, और इसका भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको C2 बोल देते हैं। अब ये C1 और C2 को मिला के माइनस कॉस एक्स और ये प्लस साइन एक्स, C1 और C2 को मिला के मैंने एक नया कांस्टेंट C लिख दिया। यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे C है C1 प्लस C2 दोनों का सम। तो ये हर बार अलग अलग, जैसे 4 पार्ट्स में इंटीग्रेशन कर दिया तो अब अलग अलग कांस्टेंट आएंगे सबके, बट हम क्या करेंगे उन सारे कांस्टेंट्स को एक बार नहीं लिखेंगे, लास्ट में टोटल मिला के जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो एक ही कांस्टेंट लगा देंगे हर बार, ठीक है। तो उसी को हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये बार बार सी नहीं लगाना है अपने को, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, यदि मेरे को दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस ई रेज पावर एक्स प्लस, चलो माइनस साइन एक्स साइन 2x dx, ये पूरे के साथ dx हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स डॉट डी एक्स, फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन 2x डॉट डी एक्स। इस तरीके से एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर 4 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस, यहाँ पे सी एक बार नहीं लगाएंगे, एंड में लगा देंगे, ई रेज पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स, साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे होता है पता नहीं है, अभी आपको सिखाया नहीं है, अभी आपको सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन सिखाया है, तो साइन 2x का एक बार एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, प्लस एक सी आएगा, ठीक है। वो इसको इंटीग्रेट करने के बाद लगाते हैं सी, फिर भी इसका इंटीग्रेशन अभी आपको सिखाया नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दिया। तो ये थ्योरम अप्लाई करना आपको आ गया होगा कि ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हो, क्योंकि ये वाला आपको पता है कि अलग अलग तो हो ही जाएगा, तो ये वाला सेकंड वाला स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, मन में तो आपके चल ही रहा है ना। तो डायरेक्ट आप इस स्टेप से ये थर्ड वाले स्टेप पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 3/2 डॉट डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अलग अलग करने की बजाय मैं डायरेक्ट स्टेप 3 पे पहुंच रहा हूँ, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर दिया सीधा सीधा, एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया, एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 हो जाता है 5/2 अपॉन 5/2 प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक ही स्टेप में कर दिया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 2 हो गई। थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है,
कि इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स एफ एक्स डॉट डी एक्स कैन बी रिटन एज कांस्टेंट टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया था, बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 3 e रेज पावर x डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स e रेज पावर x डॉट डी एक्स। ठीक है, और वो कितना हो जाता है, e की पावर x ही हो जाता है प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 ई रेज पावर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। तो दिस कैन बी रिटन एज डॉट डी एक्स, सॉरी रिटन एज, अलग अलग करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब डॉट डी एक्स प्लस 4 ईच पर एक्स में पहले तो मुझे 4 ईच पर एक्स को लिखना पड़ेगा, फिर 4 को बाहर निकालूंगा, तो दोनों स्टेप एक साथ ही कर रहा हूँ। 4 को बाहर निकाल दिया और ई रेज पावर एक्स डॉट डी एक्स प्लस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन में 3 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4 ई रेज पावर एक्स प्लस 3 साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो उस माइनस से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई आपको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, then integration of f of ax plus b dot dx will be equal to g of, देखना यहाँ पे ax plus b है और यहाँ पे x है, तो इसका आंसर होगा g of ax plus b अपॉन a plus c। ये a कहाँ से आया, ये a जो x का कोफिशिएंट है ये वाला a, ठीक है, यहाँ पे ये वाला a। कहने क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 अपने को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब मैं यदि बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 2 डी एक्स कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा, ध्यान से देखना, माइनस कॉस ऑफ एक्स की जगह पे ये एज इट इज 3x प्लस 2 अपॉन में ये एक्स का कोफिशिएंट 3 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरीके से। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स सबको पता है क्या होता है, तो अब मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 3 डॉट डी एक्स, ये कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा ई की पावर एक्स का जैसे इंटीग्रेशन होता है, मतलब एक्स की जगह पे फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे यदि ए एक्स प्लस बी टाइप का कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो जो आंसर आता है उसमें एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी डाल दो और एक ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो ई की पावर एक्स ही आना था, तो एक्स की जगह पे वहाँ पे भी 5x माइनस 3 डाल दिया, डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट ए 5 प्लस सी। और एग्जांपल देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x डॉट डी एक्स, तो ये 5x का मतलब क्या है, 5x को अपने 5x प्लस 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो ये a का काम यहाँ 5 कर रहा है, b का काम यहाँ पे ये 0 कर रहा है। ठीक है, तो cos 5x में आंसर क्या होना चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin x में x की जगह तो ये 5x ही डलेगा, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट यानी 5 प्लस c। ठीक है, बात समझ आ गई, इस तरीके से करना है। अच्छा, अब इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, क्या ये बात सही भी है या ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा,
ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि यदि मेरे पास ये लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डॉट डी टी, तो मैं उसको जी टी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे यदि मेरे पास ऐसा लिखा हो एफ ऑफ टी की जगह पे ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे भी डी की जगह पे ए एक्स प्लस बी, तो मैं इसको पक्का जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बोल सकता हूँ प्लस सी, ऐसा बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी की जगह पे डी एक्स ही है, तो इस डी एक्स को इस डी ए एक्स प्लस बी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस डी एक्स को हटा के यदि मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ क्रिएट कर लूँ तो फिर मेरा आंसर जी ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन जैसी एक चीज़ सिखाई थी, मैंने बोला था डी ऑफ सम फंक्शन एफ एक्स अगर करना हो तो मैं पहले तो बोला था एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स आ गया, फिर जो एक्स है उसका डी एक्स, ऐसा सिखाया था मैंने। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ अप्लाई करनी है अपने को, डी ऑफ ए एक्स प्लस बी ये लिखा हुआ है, तो डी ऑफ ए एक्स प्लस बी में ए एक्स प्लस बी का पहले तो डिफरेंशिएशन करो, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता कितना है ए प्लस जीरो, तो आंसर आ गया ए। फिर वेरिएबल कौन है एक्स, तो डॉट डी एक्स, तो इसका मतलब डी ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होगा, डी एक्स के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में मेरे पास जो डी एक्स लिखा हुआ था यदि मैं उसकी जगह पे ए एक्स प्लस बी लाना चाहता हूँ तो मैं इस रिलेशन की हेल्प से ला सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो डी एक्स की जगह पे मैं लिखूँगा डी ऑफ ए एक्स प्लस बी, मैं क्या लिखूँगा डी एक्स की जगह पे लिखूँगा डी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इस डी एक्स की जगह पे मैं डी ऑफ ए एक्स प्लस बी बनाना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको एक कांस्टेंट a से डिवाइड करना पड़ेगा और a कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकाल दिया हमने, बन गया। अब ये कांस्टेंट a एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, गॉट इट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर ही था, ये तो बाहर आ जाएगा सीधा सीधा, तो पढ़ाइए। और इसका इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होता है जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में जी एक्स होता है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी के ही रिस्पेक्ट में जी ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। अगर ये वाली बात सही है तो फिर ये वाली बात भी पक्का सही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका प्रूफ हो गया। अब इसकी हेल्प से तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम्स और पीछे की जो फॉर्मूला पढ़े उनको अप्लाई करना सीखते हैं एक साथ, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 का होल क्यूब डॉट डी एक्स। अब मैं क्या करूँ, एक तो ये कर सकता हूँ इस होल क्यूब को खोल लूँ, दूसरा तरीका मैं इसको एक्स क्यूब की तरह इंटीग्रेशन कर सकता हूँ और एक्स में, है ना, मैं एफ एक्स का काम यहाँ से एक्स क्यूब से करा लेता हूँ और एफ एक्स के अंदर मैंने एक्स की जगह पे 3x प्लस 2 डाल रखा है। तो यदि मैं एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करूँ तो सीधा सीधा मेरे पास आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, पर यहाँ एक्स की जगह पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2, यस। अब उसमें यदि लीनियर एक्सप्रेशन डालते हैं एफ के अंदर, अभी हमने पीछे वाली प्रॉपर्टी थ्योरम में देखा है कि अगर मैंने एक्स की जगह पे, सॉरी, यदि मैंने x की जगह पे ए एक्स प्लस बी डाल रखा है तो इसका मतलब है कि फाइनल आंसर में भी x की जगह पे ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, यस। तो यहाँ पे भी हम यही वाली चीज़ करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने 3x प्लस 2 डाल दिया, ठीक है। अब x का जो कोफिशिएंट होता है 3, यानी उसी को ये बोलते हैं, उसी से हम डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड हो गया, ये हमारा आंसर आना चाहिए प्लस सी। बात समझ आई। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ ln 5x प्लस 3 डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू, अच्छा ln का तो हमने सीखा नहीं ना, रुको एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 3 डॉट डी एक्स कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा माइनस कॉस ऑफ 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये x का कोफिशिएंट 5 प्लस सी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 5x की पावर 7 डॉट डी एक्स, यदि ये लिखा हो तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं
पहले तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 माइनस 5x रेज टू दी पावर -7 डॉट डी एक्स। अब देखो ये पूरे को x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, x रेज टू दी पावर -7 है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की जगह कौन कौन है, -5x + 2 ऐसा लिख सकता हूँ इसको, है ना। ठीक है, और इसकी पावर में क्या आएगा n+1 अपॉन n+1। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा क्या ये खत्म हो गया, नहीं, ये जो x का कोफिशिएंट है इससे डिवाइड और करना है अपने को, तो इंटू 1 अपॉन -5। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये दोनों पहले जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ चाहे तो ब्रैकेट लगा के 5 लगा दो। तो आंसर आएगा 2 माइनस 5x रेज टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई ये भी -6 और ये -5 मिलके प्लस का 30 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ और कौन सा एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 2x -5 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, याद करो मैंने बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे x का काम बस ये ए एक्स प्लस बी कर रहा है ना, तो आंसर आना चाहिए tan इनवर्स x। x का काम कौन कर रहा है 2x - 5 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट यानी कि 2 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो एक इसका इंटीग्रेशन था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था साइन वर्स एक्स का, है ना, प्लस सी। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है 3x प्लस 1 कर रहा है, तो यहाँ से आंसर आएगा साइन इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है। और एप्लीकेशन देख लेते हैं फॉर्मूला का। और एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 3 डॉट डी एक्स। ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली 1 अपॉन 4x प्लस 3 की पावर हाफ डॉट डी एक्स। और अगर यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये बनेगा 4x प्लस 3 रेज टू दी पावर माइनस हाफ डॉट डी एक्स। तो ये अगेन x रेज पावर माइनस हाफ जैसा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा x रेज टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है यानी 4 वो अलग से यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह कौन आएगा 4x प्लस 3 प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, तो ये बनेगा 4x प्लस 3 की पावर 1/2 यानी रूट अपॉन ये बन गया 1/2, 4 से कटा 2 बचेगा प्लस सी। ये आंसर हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स बराबर माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सी। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऐसा करना गलत है। वाई? क्योंकि यहाँ पे x की जगह सिर्फ ax प्लस बी टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये तो ax स्क्वायर प्लस बी हो गया, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। वो फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब x की जगह पे ax प्लस बी टाइप का कुछ लिखा होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ tan 7x डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू, tan x का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस लॉग कॉस एक्स की जगह आएगा 7x
डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट 7 प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई है। और एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ प्लस 1/x+1 माइनस 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx, ये पूरे के डॉट में। ठीक है, 5x³ का सीधा सीधा आता है आपको इंटीग्रेशन, यस 5x³ का कर दो, चाहो तो अलग अलग कर लो, 5 अलग कर लिया, x³ डॉट dx प्लस 1/x+1 डॉट dx माइनस 3 अलग कर लिया, x डॉट dx प्लस साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx, ये सारे अलग अलग हो गए। अब x³ का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4 प्लस ये 1/x+1 का कैसे होगा, जैसे 1/x का होता है, 1/x का होता है ln x, तो यहाँ पे x की जगह पे ax+b डाला हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ln x+1 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 1 प्लस सी, x का कोफिशिएंट तो 1 ही है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ln x+1। ध्यान रखना जब भी ln लगाते हैं तो ln के अंदर जनरली हम मॉड्यूलस लगाते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि ln के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक मॉड्यूलस आएगा। ठीक है, -3x² 2। ठीक है, ये वाली बात हम रूल की तरह याद कर लो कि जब भी ln लिखोगे, ln के अंदर कोई भी चीज़ लिखाओ उसके बाद हमेशा मॉड लगाना ही लगाना है, रट्टा मार लो इस बात। ठीक है, अगर नहीं लगाया हो तो कुछ लोग नहीं लगाते हैं, पर वो मैथमेटिकली गलत होता है, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लगाते, प्रचलन में है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो करेक्ट तरीका है नहीं है वैसे। ठीक है, प्लस अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो हमने सीखा नहीं अभी तक, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से इसको किसी इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में याद करो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, cos 2a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, याद आया है ना। इस फॉर्मूला में मुझे साइन स्क्वायर ए को अलग करना है, तो साइन स्क्वायर ए को एक साइड लाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 1 - cos 2a अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये डाल रहा हूँ 1 - cos 2a अपॉन 2 दोनों का अलग कर दिया डॉट dx इंटीग्रेशन। अब देखो ये भी अपने आप में अलग अलग हो जाएंगे, ये 1/2 वाला अलग हो जाएगा 1/2 डॉट dx माइनस 1/2 बाहर आ गया cos 2a डॉट dx, 2a नहीं है एक्चुअली यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x ही आएगा cos 2x डॉट dx, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये तो एज इट इज चल ही रहे हैं, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अच्छा, तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा 5x⁴/4 प्लस ln mod x+1 माइनस 3x² 2 प्लस 1/2 तो बाहर आ गया, 1 डॉट dx का होता है x, तो ये आ जाएगा x/2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर पड़ा हुआ है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, है ना, अभी सिखाया, प्लस c। ठीक है, तो ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, ऐसे ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेट करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 2 डॉट dx, अगेन ये तो 1/x जैसा ही है, तो ln x ही आएगा, x की जगह पे बस 3x + 2 डाल दो और मॉड हमेशा लगाना है। एग्जांपल 1 एक सेकेंड, और इंटीग्रेशन कौन से करेंगे हम, x² x+1 डॉट dx। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, x² के अंदर एक -1 और एक +1 कर दिया। ठीक है, इससे
एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं 1+1 और 1-1 कर दूँ तो कर सकता हूँ ऐसे। ऐसा क्यों किया? इसको इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये x² - 1 अपॉन x+1 वाले पार्ट को अलग कर लिया, प्लस ये जो 1 है ये इतना पार्ट अलग कर लिया। ठीक है, तो ये बनेगा 1 अपॉन x+1 डॉट डी एक्स, और डॉट डी एक्स यहाँ पर भी आएगा, ये हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा ऊपर, x+1 x-1 अपॉन x+1 डॉट डी एक्स, तो ये वाला फैक्टर कट गया और इधर बच गया, ये तो आ गया ln mod x+1। ठीक है, प्लस सी, तो यहाँ से x-1 का इंटीग्रेशन रह गया बस। x का हो गया x² 2 और 1 का हो गया x प्लस ln mod x+1 प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लिया एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन फोर एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, तो साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको पहले तो हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है स्टैंडर्ड मेथड है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो ये जो 2 है इसका स्क्वायर होके तो बाहर आ जाएगा, ये तो आ गया 1/4। इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो अपने पास बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस 2x, ये आ गया डॉट डी एक्स। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन इसका तो हो जाएगा, 1 का भी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग करके यदि मैं इंटीग्रेशन करूं तो 1 का तो हो जाएगा x, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये 1/4 सबके साथ मल्टीप्लाई में। फिर इस वाले पार्ट का कर देते हैं पहले, इसका बाद में करेंगे। इस वाले पार्ट का पहले करूँ तो बचेगा -2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे 2x है तो एज इट इज़ 2x, क्योंकि लीनियर है तो x का कोफिशिएंट से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल। फिर बचा ये, इसको यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, या फिर बंद ना करना उससे पहले लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x डॉट डी एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फिर से वही चीज़ जैसे साइन स्क्वायर एक्स का किया हमने। ठीक है, इसको लिखा हमने 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। बिल्कुल ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये कहाँ से आया? कॉस 2x का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्री में, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स को इधर छोड़ा, बाकी सबको 1 को इधर ले जाके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पे भी। बस यहाँ पे x की जगह 2x है, ये ब्रैकेट बंद यहाँ पे, तो अपने पास बचेगा 1/4 x माइनस साइन 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, जो एंगल यहाँ पे लिखा है उसका डबल करना है, तो यहाँ ऑलरेडी 2x लिखा है तो 2x का डबल हो जाएगा 4x अपॉन 2 डॉट डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये 1/4 ऑलरेडी बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो बचेगा x/4 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस ये 1/4 यहाँ भी आ जाएगा, 1/4 और ये 2 मिलके हो जाएंगे 1/8। इस 1 का इंटीग्रेशन x, इस कोस 4x का इंटीग्रेशन प्लस साइन 4x अपॉन x का कोफिशिएंट 4 प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका फाइनली इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कॉस क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस 3x। कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कॉस क्यूब एक्स को एक साइड छोड़ा, बाकी सबको दूसरी साइड ले गए, इसको इधर लेके गए।
कॉस क्यूब एक्स के बराबर में बचेगा दिस कॉस 3x, ये वाला प्लस ये वाला टर्म पूरा उधर जाके प्लस का 3 cos x डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट 4, ये आ गया। ठीक है, अब cos क्यूब x की जगह अगर मैं ये डाल दूँ तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x अपॉन 4 प्लस 3/4 टाइम्स cos x ब्रैकेट बंद डॉट dx। अब मुझे पता है अलग अलग हो जाएंगे बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x अपॉन 3, एक 4 ऑलरेडी है, प्लस 3/4 cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल सिमिलर तरीके से साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, साइन क्यूब एक्स किसके फॉर्मूला में आता है, साइन 3x के फॉर्मूला में आता है। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो इस वाले को इधर लेके आए और इस वाले को इधर लेके आए तो अपने पास बचेगा साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन 4। साइन क्यूब एक्स की जगह ये डालेंगे तो अपने पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन एक्स प्लस ये वाला पार्ट 1/4 साइन 3x ब्रैकेट डॉट dx। ठीक है, इसका अलग से इसका अलग से इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस आगे लगा दिया। फिर साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 3, एक 4 ऑलरेडी है, प्लस सी सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस 3 cos x अपॉन 4 माइनस कॉस 3x अपॉन 12 प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ये कैसे करेंगे, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता बट सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अपने को पता है, ये tan x प्लस सी के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर में एक रिलेशन होता है, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, 10th क्लास में सिखाया जाता है आपको, tan स्क्वायर एक्स बराबर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं इस tan स्क्वायर एक्स की जगह ये डाल देता हूँ तो मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट dx। तो दोनों को अलग अलग करके अलग अलग करने वाला स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, c एक बार नहीं लिखा, c लास्ट में लिख देंगे, -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मान लिया साइन स्क्वायर 3x प्लस 1 डॉट dx, ये लिखा हुआ मान लिया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन के ऊपर स्क्वायर भी है और ये भी है, तो लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर की तो चिंता नहीं करनी है एक बार के लिए। ठीक है, तो एक बार आप स्क्वायर की चिंता करो, तो स्क्वायर को चेंज करने का तरीका अगेन वही, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस जो भी ये थीटा है इसका डबल करना है, तो इसका डबल हो जाएगा 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, x/2 माइनस इसका 1/2 ऑलरेडी चल रहा है, cos 6x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 6। ठीक है, प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरीके से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और देख लेते हैं एक आधा एग्जांपल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद होने चाहिए, बहुत यूज़फुल है। एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, खाली साइन एक्स का आता है, अब कॉस एक्स और साइन एक्स के प्रोडक्ट का कैसे करेंगे? तो करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था कि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो इस 2 को अगर मुझे ये 2 मिल जाए कहीं से, तो मैं 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो ये 1/2 बाहर आ गया और ये इतना पार्ट ये बन गया साइन 2x डॉट डी एक्स। और साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2। एक 2 ऑलरेडी था तो वो वाला 2 भी लगा दिया, प्लस सी। तो आंसर आ गया माइनस कॉस 2x अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस करा दी मैंने इसके ऊपर, इतनी चीज़ें बेसिक फॉर्मूला के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, और थ्योरम्स यूज़ करनी है, जो 4 थ्योरम्स आपको पढ़ाई हैं मैंने, वेरी यूज़फुल। ठीक है, ये तो फंडामेंटल्स हो गए। अब इसमें एक और एडिशनल चीज़ हमें सीखनी है इंटीग्रेशन के अंदर, जो बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको 2 ही तरीके पढ़ाए जा रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, थ्योरम्स का यूज़ तो हर जगह होता ही है, प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है ना, और डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स का कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन भी होते हैं, और भी एडिशनल फॉर्मूला होते हैं। वो सारे फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है, तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ठीक है, ध्यान देना ज़रा। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट डी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सी लिखा हो। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ध्यान देना। अगर fx का इंटीग्रेशन gx है, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ h ऑफ x, मतलब f के अंदर कोई दूसरा फंक्शन h डाल दिया और उस h का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है h डैश x डॉट डी एक्स। ये h डैश x क्या है? ये hx का डेरिवेटिव है, यानी कि h डैश x क्या है? दिस इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ hx। ठीक है, ये h डैश x लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये वाली बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान देना कि अगर ये h डैश x का डेरिवेटिव है, तो अगर मैं इस dx को दूसरी साइड भेज दूँ तो हमारे पास बचेगा h डैश x डॉट डी एक्स बराबर डी ऑफ h ऑफ x, ऐसा बचेगा, है ना। तो ये जो इतना पार्ट है, क्या मैं इसको, इस वाले पार्ट को, क्या मैं डी ऑफ h ऑफ x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस पार्ट को, ठीक है, ये देन है यहाँ पे, इफ दिस देन दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ h ऑफ x डॉट डी ऑफ, ये वाले पार्ट को पूरे को यहाँ से हम डी ऑफ h ऑफ x लिख सकते हैं। यस, अब याद करो ये चीज़ क्या बन गई, अगर ये x की जगह पे, दोनों जगह पे मैंने hx और hx डाल दिया, तो ये तो आपको मैंने थ्योरम में सिखाया था, है ना। थ्योरम नंबर 1 में ये चीज़ सिखाई थी कि इसको अपने लिख सकते हैं g ऑफ h ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो ये, अब ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्टली इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसको देख के डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास fx के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर, ठीक है, एक पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है, उसमें जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यदि हमें dx के साथ मिल गया, तो फिर उस फंक्शन को डायरेक्टली हम gx के अंदर डाल देंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ
cos x डॉट डी एक्स बराबर क्या होगा, sin x। ये तो सबको पता है होता है, ठीक है, ये तो इफ़ है कि अगर ये वाली बात सही है तो अब मैंने बोला cos x में यदि x की जगह पे मान लिया मैंने sin x डाल दिया, ठीक है, और इस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और वो यदि dx के साथ मिल जाए मुझे तो फिर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इस sin x का डेरिवेटिव cos x dx के साथ मिल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली sin x होता है, तो sin में डायरेक्टली ये sin x डाल देंगे, sin ऑफ sin x प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपको ये इंटीग्रेशन नोन है तो इसकी हेल्प से हम ये वाला इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन अंदर डला हुआ है उसका डेरिवेटिव हमें बाहर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम जनरली इसको करते कैसे हैं, दिखाने का दूसरा तरीका ये होता है, हम लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं कि लेट करते हैं हम लेट sin x बराबर t, ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन करने का तरीका है। फिर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी एब्सोल्यूट डेरिवेटिव, मैंने आपको बोला था एब्सोल्यूट डेरिवेटिव होता है दोनों तरफ डायरेक्टली d के साथ डिफरेंशिएट करो, है ना, किसी भी के रिस्पेक्ट में नहीं करना हमें, ना तो t के रिस्पेक्ट में करना है ना x के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट करना है। तो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव sin x का करेंगे तो पहले sin x का डेरिवेटिव होता कितना है cos x, फिर x का करेंगे तो dx, राइट हैंड साइड पे t बचा, t का होता है dt, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ गया cos x डॉट डी एक्स को मैं dt लिख सकता हूँ यदि मैं sin x को t मान रहा हूँ तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ sin x लिखा हुआ है वहाँ पे तो हम t डाल देंगे, जहाँ पे मुझे cos x डॉट डी एक्स मिलेगा वहाँ पे मैं dt डाल दूँगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक नए इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, sin x की जगह t डालना तो बना cos t, ये cos x डॉट डी एक्स पूरा dt के बराबर हो गया डॉट dt, तो cos t डॉट dt कितना होता है, ये होता है sin t, ठीक है, प्लस c। अब t क्या था, t तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, क्वेश्चन पूछने वाले को तो पता नहीं है t क्या है, t तो हमने अज्यूम किया, तो t का वैल्यू आंसर में नहीं आना चाहिए, मतलब t की टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए क्योंकि t क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में तो sin x गिवन था तो t की जगह से पे वापस से sin x डाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा साइन ऑफ sin x प्लस c। तो देखो ऊपर भी यही आंसर आया था, ठीक है। तो बाई सब्सटीट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने sin x की जगह पे एक बार t सब्सटीट्यूट कर दिया, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक, सॉल्व होने के बाद इंटीग्रेशन होने के बाद वापस से t की जगह वही डालना है जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है। एक बार ऊपर वाले के लिए मैं करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यदि मेरे को जो जनरल फॉर्मूला मेरा था वो फॉर्मूला, चलो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ h ऑफ x डॉट h डैश x डॉट डी एक्स दिया हो, ठीक है, तो मैं, और मुझे साइड में ये गिवन है, ठीक है, ये चीज़ गिवन या फिर नोन है ऑलरेडी कि एफ एक्स डॉट डी एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर है, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन जी एक्स के बराबर है, तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ मिल गया तो मैं जी एक्स लिखता हूँ। तो फिर मैंने क्या बोला, लेट एच एक्स बराबर टी। अब आपको पता कैसे चलेगा किसको टी सब्सटीट्यूट करना है, जो फंक्शन अंदर डला हो और उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हो, ऐसा फंक्शन ढूंढना है आपको जो एक फंक्शन के अंदर हो और उसका डिफरेंशिएट करने पे वो dx के साथ पड़ा हुआ क्वेश्चन में मिलना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, तो हमने ऐसे फंक्शन hx को टी पुट कर दिया, तो अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे एब्सोल्यूट डेरिवेटिव, तो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव किया तो hx का पहले डेरिवेटिव हो जाएगा h डैश x, फिर x का करेंगे तो dx, t का किया तो dt, ठीक है। तो ये h डैश डॉट dx, ये तो पूरा इतना पार्ट ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे और ये hx का वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ t डॉट dt, और ये तो अपने को पता है कि gt के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू g ऑफ t प्लस c। तो यहाँ से t की जगह पे वापस, क्योंकि t क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो t आपने किसको माना था, hx को, तो आंसर आएगा g ऑफ h ऑफ x प्लस c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये फॉर्मूला की तरह बन गया, आप फॉर्मूला की तरह भी याद कर सकते हो पर मेथड समझे आप, मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल कर लेते हैं हमने इसके ऊपर, जैसे एग्जांपल नंबर 2,
इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और वो dx के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, साइड में लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x, फिर x का डेरिवेटिव dx, t का dt, तो 2x डॉट डी, तो ये वाला और ये वाला मिलके तो डॉट dt हो गया। और साइन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने t डाल दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया साइन टी dt में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। अब t का जो आपने अज्यूम किया था वही वापस डाल दो वैल्यू, तो दैट विल बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x डॉट डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव सबको पता है 1/x होता है, तो ये वाला पार्ट dt में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब मुझे ln x को t मानना चाहिए, लेट ln x बराबर t। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, ln x का 1/x, x का dx बराबर t का dt, तो ये आ जाएगा 1/x डॉट dx बराबर dt। तो ln x की जगह पे मैं डाल सकता हूँ t डॉट ये वाला इतना पार्ट dt, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और t आपने किसको माना था, ln x को, तो आंसर हो जाएगा t की जगह पे डाल दिया ln x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डॉट डी एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अंदर साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है क्या, बिल्कुल है, तो ये पूरा dt में चला जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको मैं क्या लिखें, इसको लिख देते हैं सीकेंड स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अगेन अंदर वाले फंक्शन यानी साइन एक्स जिसका डेरिवेटिव मिल रहा है dx के साथ, तो साइन एक्स को t पुट करना, लेट साइन एक्स बराबर t। ठीक है, तो अब बचेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डॉट डी एक्स बराबर dt। ठीक है, तो ये तो dt में चला जाएगा इतना पार्ट, तो अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर साइन एक्स की जगह t डॉट dt, और ये होता है टेन ऑफ t। ठीक है, प्लस सी, t की जगह पे साइन एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन वाले। और देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ln x अपॉन x प्लस डॉट डी एक्स। ठीक है, अगेन मुझे पता है ln x अंदर वाला फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, तो मैं, अगर आपको ओरली समझ में आ रहा है ना, अभी अगर प्रैक्टिस हो गई है तो आपको ओरली समझ में आ रहा होगा कि जब मैं ln x को t पुट करूँगा तो ऊपर एक तो cos t बनेगा, और ये वाला पार्ट इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो 1/x डॉट डी एक्स तो dt बन जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा cos t डॉट dt बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin t, और t की जगह पे मैं डायरेक्टली ln x डाल दूँगा, एक स्टेप बचा लिया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x ln x डॉट डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब सोचना जरा ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यदि मैं ln x को t पुट करूँ तो मेरे पास आएगा 1/x डॉट डी एक्स बराबर dt। ठीक है, तो ये तो dt हो जाएगा और ये बचेगा ln t अपॉन t, तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अभी तो बात बनी नहीं फिर। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे पास आएगा ln t अपॉन t डॉट dt, तो इसको एक बार और फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इससे बेटर तरीका है
2 बार सब्सटीट्यूशन करने से बेटर तरीका है मेरे पास कि आप ये सोचें कि अगर मैं पूरे को ln ऑफ ln x को ही t मान लूँ। अब सोचो आप ज़रा, ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो बाहर वाले ln का किया, चेन रूल से बाहर वाले ln का क्या होगा? 1 अपॉन जो भी अंदर वाला फंक्शन है x की जगह पे 1 अपॉन x की जगह पे ये आ जाएगा। फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 अपॉन x ln x का x के रिस्पेक्ट में, फिर x का डॉट dx बराबर t का dt। तो आप सोचो अब ये पूरा 1 अपॉन x ln x, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा dt हो गया और ये पूरा t हो गया, तो एक ही स्टेप में हो गया। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट ये वाला पूरा dt। तो आंसर आ गया t² / 2 प्लस c। अब t की जगह पे ln x डाल देते हैं, तो आंसर आ जाएगा ln ऑफ ln x पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से करते हैं ये वाले सवाल। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 ऊपर है 2x डॉट dx। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² डॉट dx। क्या था इसका फॉर्मूला याद है? tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे x² की जगह x की पावर 4 आ गया। तो अब आप सोचो कि x² को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास x² को t पुट करूँ तो यार t² बन जाएगा। इसका मतलब मुझे ये सोचना चाहिए कि इसको मैं x² का स्क्वायर लिखूँ और फिर मुझे x² का डेरिवेटिव भी ढूंढना है। तो x² का डेरिवेटिव ऊपर dx के साथ मिल रहा है, 2x डॉट dx ये आ गया। इसका मतलब है कि मुझे इस क्वेश्चन में x² को t पुट करना है। तो आंसर क्या आया? 2x इसका डेरिवेटिव फिर x का डॉट dx बराबर dt। तो ये तो हो गया dt, ऊपर वाला dt, नीचे बना 1 प्लस t²। तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t प्लस c, और t की जगह पे क्या डाल दूंगा? tan इनवर्स x² प्लस c। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 6 1 माइनस x की पावर 6 और ऊपर लिखा हुआ है 3, ऊपर लिखा हुआ है x² डॉट dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब सोचना, मेरे पास फॉर्मूला होता है एक इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x² डॉट dx बराबर साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे x² चाहिए यहाँ पे। तो x² बनाने के लिए अगर मैं x³ को t पुट कर दूँ, सोचो तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? x³ का डेरिवेटिव होता है 3x²। तो यहाँ पे x² तो है बट 3 नहीं है, तो 3 मैं क्रिएट कर सकता हूँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 यदि मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लूँ तो चलेगा? बिल्कुल। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि x³ को t पुट करना है। तो यहाँ से आया 3x², इसका डेरिवेटिव फिर x का डॉट dx, t का dt। तो 3x² डॉट dx ये तो dt हो गया, तो बचेगा 1/3 टाइम्स dt अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ये x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ x³ का स्क्वायर, है ना, और x³ को मैंने t पुट किया तो t² हो गया 1 माइनस t²। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स t, और t की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ? 1/3 साइन इनवर्स x³ प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये अलग है। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई है किस तरीके से इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काम करता है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट भी आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, यही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और स्पेशल क्वेश्चन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर स्पेशल टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप इतनी नॉलेज के हिसाब से इंटीग्रेट कर पाओगे।
ठीक है। चलो अगली चीज़ है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, ये मतलब नॉन है, किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो जी एक्स आता है, ये अपने को पहले से पता है। ठीक है, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स फ्रॉम एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी। ठीक है, ये x बराबर a और x बराबर b, ये इस x की लिमिट्स हैं। ये x की ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ से a से लेके b तक fx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जब x का वैल्यू a था वहाँ से लेके x का वैल्यू b तक जाने तक fx की वैल्यूज़ को जोड़ते चले जाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ते चले जाना है। तो हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये जो जी एक्स लिखा हुआ है इसमें पहले तो x की जगह अपर लिमिट डालनी है b माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट डालनी है g ऑफ a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल यदि आपको बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, चलो साइन एक्स नहीं कॉस एक्स करते हैं, cos x डॉट डी एक्स फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर पाई बाई 2, तो आपका आंसर होगा साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है cos x, तो आपका आंसर होगा सॉरी cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन x, तो आपका आंसर होगा, पहले तो आप ऐसे लिखोगे इसको साइन x। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। ठीक है, तो पहले आपने x की जगह पे पाई बाई 2 डालना है साइन पाई बाई 2 माइनस फिर x की जगह पे 0 डालना है साइन 0। ठीक है, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आया 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x डॉट डी एक्स फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर 2। ठीक है, तो पहले तो इंटीग्रेट कर दिया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4x का इंटीग्रेशन 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट को नीचे अपर लिमिट को ऊपर। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2 डालेंगे, तो आएगा 2 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे 4 टाइम्स 2 की पावर 2 अपॉन 2, ये पूरा ब्रैकेट 1, ये तो 2 डल गया। अब माइनस 0 डालेंगे, तो यहाँ पे 0 डाला तो भी 0, यहाँ पे 0 डाला तो भी 0, तो आपका आंसर आया 2 की पावर 4, तो ये कट जाएगा तो बचेगा 4, और इस 2 से एक 2 कट जाएगा तो बचेगा 8 माइनस 0, तो आंसर आया 12। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 ई रेज़ पावर एक्स फ्रॉम 0 टू 1 डॉट डी एक्स। पहले तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3 बाहर ई रेज़ पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना, 0 से 1, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो पहले तो जहाँ एक्स लिखा है वहाँ 1 डालो, यहाँ 1 डाला तो बचेगा 1 अपॉन 4 प्लस 3 ई रेज़ पावर 1 यानी ई, तो ये तो 1 डाल दिया, माइनस 0 डालेंगे तो 0 डाला तो बचेगा 0, 0 की पावर 4 अपॉन 4, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 ई रेज़ पावर 0, और ई रेज़ पावर 0 कितना होता है 1, तो ये टोटल मिलके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 1/4 प्लस 3e माइनस 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक बात है, समझ आ गई बात। ठीक है, इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक बार लिमिट चेंज सीख लेते हैं।
लिमिट चेंज ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यदि अपने को डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन से करना पड़े, ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डॉट डी एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक ये इंटीग्रेशन करना है। अब लिमिट है, इनडेफिनेट होता तो डायरेक्टली कर लेते, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ होगा ही, अपने को दिख रहा है यहाँ एच एक्स दिया हुआ है, यहाँ एच एक्स का डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है, एच एक्स और एच डेस एक्स डॉट डी एक्स लिखा हुआ है, तो बाई सब्स्टिट्यूशन होगा। अब जब सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो लिमिट मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला, साइड में यहाँ पे लेट साइन एक्स बराबर टी, तो अपने पास आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह पे टी डॉट डी टी, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे लिमिट्स चाहिए, तो अब यहाँ पे लिमिट्स में x की नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं ये x बराबर 0 से x बराबर 1 है। अब यहाँ पे लिमिट लगेंगी t बराबर समथिंग से t बराबर समथिंग, ठीक है। तो वो लिमिट्स कैसे चेंज करूँगा मैं, तो लिमिट चेंज करने का तरीका है कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन करा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको t का लोअर लिमिट चाहिए तो आप x का लोअर लिमिट डालो वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं x बराबर 0 डालूंगा यहाँ पे इस जगह पे, तो मैंने x की जगह 0 डाला तो साइन 0 कितना होता है 0, तो t बराबर साइन ऑफ 0, तो ये t का लोअर लिमिट आ गया 0, ठीक है। फिर ये तो आ गया लोअर लिमिट, ठीक है। अब मुझे अपर लिमिट भी चेंज करना है, तो अपर लिमिट के लिए मैंने क्या किया, t बराबर साइन एक्स में x की जगह पे अपर लिमिट डाला 1, साइन 1, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, चलो इसको π/2 ले लेते हैं, ठीक है, साइन π/2 ये आ गया, तो साइन π/2 कितना होता है 1, तो अब लिमिट कितनी आ गई, x की लिमिट थी 0 से π/2 और t की लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से लेके 1 तक, तो लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी 1। इस तरीके से लिमिट चेंज करते हैं। अब इंटीग्रेशन करो ज़रा, क्योंकि मज़े की बात यह है कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपको t की टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस कॉस टी आ जाएगा। अब जो लिमिट आएंगी वो डायरेक्टली 0 से 1 तक, क्योंकि आप सोचो कि डेफिनेट इंटीग्रल में तो वेरिएबल तो बचता ही नहीं एंड में, तो ऐसा तो होगा नहीं कि x की टर्म्स में आंसर है तो फाइनल आंसर भी x की टर्म्स में आएगा, क्योंकि फाइनल आंसर में तो x की भी लिमिट डल जाएंगी, x भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब यदि आपने t की लिमिट चेंज कर ली है तो फिर डायरेक्टली आपको दोबारा से t की जगह पे साइन x नहीं डालना पड़ेगा, डायरेक्टली आप t की लिमिट्स डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे t की लिमिट डालूँ तो माइनस कॉस 1, ठीक है, ये डाल दिया, फिर बीच में एक माइनस, फिर माइनस कॉस 0, कॉस 1 कितना होता है वो 1 ही होता है, उसको कॉस 1 ही रहने दो, फिर ये हो जाएगा प्लस कॉस 0 होता है 1, तो हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस 1, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ऑफ 1, कॉस ऑफ 1 कितना होता है 1 रेडियन है, ये ध्यान रखना, पहले ही बताया था मैंने, कॉस 1 लिखा हो तो उसको कॉस 1 रेडियन समझना है, 1 डिग्री नहीं है ये, ठीक है, और 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। और एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डॉट 2x डॉट डी एक्स, एक्स बराबर 4 to 9, ये लिमिट है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो डिफ्रेंशिएट किया 2x डॉट डी एक्स बराबर डी टी, तो ये तो हो गया डी टी, तो इंटीग्रेशन बचा साइन टी डॉट ये पूरा डी टी, ठीक है। अब लिमिट चेंज करनी, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी को पकड़ो, टी बराबर लोअर लिमिट डाला 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो टी बराबर कितना आया 16, ठीक है, ये तो होगी लोअर लिमिट। अपर लिमिट चेंज करनी है, तो टी बराबर एक्स स्क्वायर, इसी जगह 9 डाला, 9 का स्क्वायर यानी 81, तो अपर लिमिट होगी 18, तो यहाँ 16 से लेके 81 तक जाएगा,
तो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी 16 से लेके 81, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 81 माइनस माइनस मिलके प्लस कॉस 16, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस 16 रेडियन माइनस कॉस 81 रेडियन, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बात समझ आ गई। इसका वैल्यू कितना होगा ये आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, वो तरीका ये है कि आप लिमिट चेंज मत करो। जैसे मान लिया हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ln sin x डॉट cos x डॉट dx, ठीक है। लिमिट दी हुई है 0 से π/2 और ये x की लिमिट है, ध्यान रखना। जो भी आपका इंटीग्रेशन का वेरिएबल है x, अगर ये नहीं भी लिखा है यहाँ पे तो आपको अंडरस्टूड है कि ये डायरेक्टली लिखा है तो ये इसी x की लिमिट होगी जो d के साथ लिखा हो, ठीक है। तो मतलब x बराबर 0 से लेके x बराबर π/2 तक इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब ये हुआ। तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, सबसे पहले साइड में लेट sin x बराबर t, तो हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x डॉट dx बराबर dt, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ sin x की जगह पर डाल दिया t डॉट, ये हो गया dt, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, गड़बड़ होगी, ln t का इंटीग्रेशन तो आपको पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, tan लिख लो, ठीक है, tan लिख लेते हैं, क्योंकि ln का आपको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया, तो ये बन गया tan t। क्यों नहीं पढ़ाया ln का इंटीग्रेशन, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब ये सोचना, अब यहाँ लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा tan t का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। tan t का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, ये हो जाएगा माइनस लॉग cos t, ठीक है। प्लस ही नहीं लगाना है। अब मुझे ध्यान देना है कि मेरे पास जो लिमिट है वो तो x की पड़ी है, x बराबर 0 से लेके x बराबर π/2 तक पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मुझे लिमिट वही लगानी है तो मैं x लिखूँगा, यहाँ पे t है तो मुझे लिखना है x बराबर 0 से लेके x बराबर π/2 तक, क्योंकि लिमिट अभी भी x की पड़ी है यहाँ पे, मैंने लिमिट चेंज नहीं करी। तो फिर मैं क्या करूँ, अगर मुझे लिमिट चेंज नहीं करनी तो फिर मैं x की जगह पे वापस जो मैंने माना था यानी कि sin x वापस से डाल दूँ, और बस आएगा माइनस लॉग कॉस ऑफ t की जगह पे sin x, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब लिख दो डायरेक्ट 0 से π/2, अब ये x की लिमिट है, अब डायरेक्ट x की जगह पे डालेंगे। तो पहले अपर लिमिट डाला, x की जगह पहले π/2 डाला, तो आएगा माइनस लॉग कॉस ऑफ sin π/2, sin π/2 होता है 1, ब्रैकेट बंद, माइनस, फिर ये ऑलरेडी एक माइनस था, माइनस लॉग कॉस ऑफ साइन 0 आएगा, और साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है, और कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है, कॉस 0 होता है 1, तो log 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस लॉग कॉस 1 रेडियन है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। लॉग के वैल्यू कहाँ पढ़ाए गए हैं, जब लॉगरिथम पढ़ाया गया ग्राफ्स वाले चैप्टर में, लॉगरिथम का डिटेल में डिस्कशन किया गया, वहाँ पढ़ो जाके आप, ठीक है। अच्छा चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, फिर भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स ले दिया डॉट डी एक्स, ठीक है, 0 से लेके π/2 तक। तो अब यहाँ से कोई और भी लिमिट लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है 0 से π/2 लेना है। चलो इस बार π/2 से पाई ले लेते हैं, ठीक है। साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं सब्सटीट्यूशन कर पाऊँ। एक तो मैंने आपको मेथड बताया था साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने का, वो मेथड तो यही था कि साइन क्यूब एक्स को आप लिखो 3 साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन 4, एक तो ये मेथड बताया था, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। दूसरा मेथड ये है कि साइन क्यूब एक्स में ऑड पावर अगर हो साइन के ऊपर या कॉस के ऊपर, किसी के ऊपर भी, तो एक ऑड पावर वाले को साइड में निकाल लो, बाकी इवन पावर को एक साइड निकाल लो। उसमें अब साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लिमिट लगा दो π/2 से पाई। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया,
अब सोचो ये एफ एक्स है और एफ एक्स में कहीं कहीं कॉस एक्स आ रहा है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स बना सकता हूँ? बिल्कुल। तो अब यदि मैं कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट कर दूँ तो उस तरीके से भी इंटीग्रेट हो जाएगा, बिल्कुल। लिमिट अभी भी एक्स की चली हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट कॉस एक्स बराबर टी, तो मेरे पास आया माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास माइनस नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस माइनस को इधर भेज दो, साइन एक्स डॉट डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस ये बना, कॉस एक्स की जगह टी डाल दिया, टी स्क्वायर डॉट ये माइनस डी टी का डी टी यहाँ लिखा और माइनस बार भेज दिया। अब लिमिट चेंज करूँ, कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स बराबर पाई बाय 2 से एक्स बराबर पाई, अब मुझे एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने पाई बाय 2 से पाई लिख दिया तो वो टी की तरह दिखेंगे, मुझे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, माइनस को बाहर छोड़ा हुआ, 1 का इंटीग्रेशन टी और माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, ये लिमिट, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसके ऊपर लिमिट लगेगी एक्स की, एक्स बराबर पाई बाय 2 से लेके पाई, क्योंकि एक्स तो अभी तक आया नहीं, तो एक्स लाने के लिए मुझे टी की जगह वापस से कॉस एक्स डालना पड़ेगा, तो यहाँ डाल दिया मैंने। इस माइनस को अंदर भेज दो पहले तो, ठीक है। अंदर नहीं भी भेजोगे तो चलेगा, बट भेज देते हैं, तो बचेगा टी क्यूब, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इस माइनस को अंदर भेज दिया। तो टी क्यूब की जगह पहले डाला कॉस एक्स, तो बचेगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स, लिमिट है पाई बाय 2 से लेके पाई, ठीक है। ये एक्स की लिमिट है, ध्यान रखना। अब एक्स आ गया तो अब लिमिट डाल दो, यहाँ पे पहले पाई डाल दो, फिर यहाँ पाई बाय 2 डाल देना, ये आप अपने आप कर लोगे, है ना, पूरा कंप्लीट कर लेना इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको तरीके समझ में आ गए। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है बहुत जगह, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाहर और भी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, बट वो फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, वो है एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 बना के लिखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डॉट डी एक्स फ्रॉम ए टू बी represents algebraic area between algebraic area enclosed between y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड x बराबर a एंड x बराबर b लाइन्स, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स अलजेब्राइक एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 4 लाइनें, y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस, x बराबर a एंड x बराबर b, इन चारों के बीच में एनक्लोज जो एरिया होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या मतलब हुआ? मान लिया मेरे पास एफ एक्स का कोई ग्राफ है, मान लिया ये एफ एक्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे y बराबर एफ एक्स लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने x लिया हुआ है, ठीक है। मान लिया ये वाला पॉइंट जो है ये x बराबर ये है और यहाँ पे कहीं पे ये वाला जो पॉइंट है ये x बराबर b वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन मैंने लिखी हुई है, इस लाइन का इक्वेशन भी x बराबर a हो जाएगा और ये जो डॉटेड वाली सेकेंड वाली लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन भी x बराबर b हो जाएगा, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स और x एक्सिस का इक्वेशन है y बराबर 0। खैर इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या बोला, ये जो इंटीग्रल है ये y बराबर एफ एक्स यानी कि ये वाले कर्व, x एक्सिस, ये नीचे जो x एक्सिस दिख रहा है, और x बराबर a लाइन
और x बराबर b लाइन, इन चारों लाइंस के बीच में जो एनक्लोज एरिया है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया बना, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय अबव इंटीग्रल। ठीक है, ये जो एरिया आया, दिस एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx डॉट dx। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया एल्जेब्रिक एरिया। इस एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या हुआ ये आप समझे ज़रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि fx का ग्राफ x एक्सिस के नीचे बन रहा हो, मान लिया ये fx है। ठीक है, आपने fx और x के बीच में जब ग्राफ बनाया तो fx का ग्राफ नीचे बन गया, स्टिल x बराबर a यहीं पे, x बराबर b यहाँ पे। तो ये जो एरिया आएगा, ये जो शेडेड एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको एक बार के लिए मैं A2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, कौन सा एरिया, ये जो शेडेड एरिया है। ठीक है, ये जो A2 एरिया आया, ये पक्का क्योंकि x एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे fx डॉट डी एक्स फ्रॉम a टू b, तो इसका वैल्यू अपने आप से ही नेगेटिव आएगा। ठीक है, और वही इस fx के अंडर एनक्लोज एरिया होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एरिया एनक्लोज्ड अंडर y बराबर fx बिटवीन x बराबर a एंड x बराबर b। ठीक है, y बराबर fx के अंडर, ठीक है, x बराबर a से x बराबर b तक एनक्लोज एरिया, और इसको भी, ये जो एरिया लिखा हुआ है इसको भी यही बोलेंगे, एरिया एनक्लोज बिटवीन y बराबर fx। ठीक है, एरिया एनक्लोज अंडर y बराबर fx बिटवीन x बराबर a एंड x बराबर b लाइन। हालांकि ये जो एरिया जो x एक्सिस के नीचे वाला होता है ये अपने आप बाई डिफॉल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यही बात समझनी थी कि जो एरिया ऊपर आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा, जो नीचे आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर कोई बोले एरिया, तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आप इस इंटीग्रल को लिखेंगे तो ये इंटीग्रल का वैल्यू तो नेगेटिव आ सकता है ना। तो अगर मैं इस इंटीग्रल को लिख रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि fx अगर ऊपर है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव एरिया माना जाएगा। अगर वो fx नीचे है तो वो आंसर जो आएगा, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो उसको अपने नेगेटिव एरिया बोल देते हैं। इसीलिए अपने इसको एरिया ना बोल के एल्जेब्रिक एरिया बोलते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। यदि तो ग्राफ fx के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, यदि नीचे है तो फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, और एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे मान लिया कोई ग्राफ है अपने पास इस तरह का। ठीक है, उसमें ये वाली लाइन x बराबर a है और ये वाली लाइन x बराबर b है, ये x एक्सिस है, ये यहाँ पे fx का ग्राफ बना हुआ है ये वाला। ठीक है, ये y बराबर fx है। तो अब एनक्लोज एरिया जो है वो आधा ऊपर है आधा नीचे है, ये देख पा रहे हो आप। fx में fx के अंडर x बराबर a से x बराबर b के बीच में एनक्लोज जो एरिया आधा ऊपर है ये वाला और आधा नीचे। तो इस एरिया को मैं मान लिया a1 बोल देता हूँ और इस एरिया का नाम मैंने a2 रख दिया। तो अगर कोई बोले इंटीग्रेशन fx डॉट डी एक्स फ्रॉम a टू b आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, तो मेरा आंसर आएगा कि a1, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ बोल रहा हूँ कि a1 है तो न्यूमेरिकल वैल्यू a1 तो पॉजिटिव आएगा, a2 भी पॉजिटिव है, बट इसको विद साइन लिखना है तो इस एरिया को जोड़ेंगे अपने, प्लस ये वाला एरिया माइनस a2, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि a1 माइनस a2 के बराबर आंसर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो उसमें से ये वाला पार्ट तो घट रहा होगा ना अपने आप, तो इसलिए सॉरी यहाँ a1 है, तो a1 में से a2 घटाने पे जितना आंसर आना चाहिए, ये एरिया
A2 जो है ये तो पॉजिटिव लिया हमने, और ये A1 जो है ये भी पॉजिटिव लिया, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव लिया, -A2 लगाने से अपने आप नेगेटिव हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इंटीग्रल निकालोगे तो ऐसा सोचो, चलो इसको भी भूल जाओ, कंफ्यूज हो रहे हो अगर आप, इस तरह सोचो कि ये वाला एरिया 10 मीटर स्क्वायर आया और ये वाला एरिया 8 मीटर स्क्वायर आया। तो ये जो इंटीग्रल आएगा इस लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक fx डॉट dx, उसका वैल्यू आएगा 8 तो माइनस का आएगा और 10 जो आएगा वो प्लस का आएगा, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई बोले मुझे एरिया एनक्लोज्ड ही चाहिए, तो एरिया एनक्लोज्ड तो 8 + 10 टोटल 18 होना चाहिए ना, सही बात है। तो लेकिन अगर कोई इंटीग्रल का वैल्यू बोल रहा है तो वो तो आएगा -8 + 10, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन fx एंड x एक्सिस बताओ, बिटवीन x एंड b, x बराबर a टू x बराबर b, तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा कि वो 18 मीटर स्क्वायर होगा। उसको मैं फिर अपनी तरफ से पॉजिटिव और पॉजिटिव लेके जोड़ूंगा, अगर मुझे खाली एरिया बताना है ना, मतलब सिर्फ एरिया पूछा गया है तो मैं बोलूँगा 18। अगर किसी ने इंटीग्रल पूछा है तो इंटीग्रल में फिर मैं एरिया को विद साइन लूँगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाले को घटा देता है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ गए होगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, बस यही बात समझानी थी। इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट्स रह गए हों तो फिर आप अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो। और इस पूरे चैप्टर के लेक्चर नोट्स और पिछले चैप्टर के लेक्चर नोट्स भी PDF फॉर्मेट में वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। और इस वाले चैप्टर के आज अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। और उसके अलावा डाउट सेशन असाइनमेंट के बारे में मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि @गुरजीत अग्रवाल GURJEETAGARWAL, ये आप टेलीग्राम में जाके सर्च बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। ये कहाँ टाइप करना है, टाइप इन सर्च बॉक्स ऑफ टेलीग्राम ऐप, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो टेलीग्राम ऐप, उस पर रजिस्टर करो, फिर सर्च बॉक्स में जाके गुरजीत अग्रवाल सर्च करना तो मेरा चैनल मिलेगा। उस पर ये वाला लोगो बना होगा, ठीक है, DP में। और उसको ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे PDF मिलेंगे, PDF नोट्स, असाइनमेंट्स जो मैं रेगुलरली अपलोड करूँगा, ठीक है। असाइनमेंट्स अभी तक कुछ अपलोड नहीं हुई हैं, बट असाइनमेंट अभी आगे से काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो रहा है, तो उनकी असाइनमेंट आपको उसमें अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा PDF नोट्स हो गए, असाइनमेंट्स होगी और डाउट सेशंस, ठीक है। तो डाउट डिस्कशन लिख देता हूँ मैं, तो ये सारा टेलीग्राम में जाता है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, लाइव सब्सक्राइब करते रहोगे तो, ठीक है। और जब भी मेरी लाइव क्लासेस होंगी या जब भी मेरे लेक्चर अपलोड होंगे तो आपको लाइव सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लस कमेंट करना मत भूलें, ठीक है, कमेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा समझ लो कि अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताओ प्लीज़, अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं इंस्पायर होऊंगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ें आपको लग रहा है कि मिस हो रही हैं या कोई चीज़ें अलग तरीके से या नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी वटेवर रिव्यू आपका है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।